My dear students, in this lecture video, I am going to take standard 8, lesson number 3, force and pressure. Students, already up to lecture 5, I introduced about the force, then type of force. Yes, right? So, let us we see some quick discussion of above lecture, means up to the lecture 5 what I taught you, that we will see the quick discussion है ना. In previous lecture I told you, I means explain you what do you mean by force, what it is mean by stationary object, what are the types of forces, contact and non-contact forces, with some example. These are the examples of contact forces, and then the examples of non-contact forces, that is electrostatic forces, then magnetic forces, and these gravitational forces, right? Now in this chapter, up to the non-contact forces I explained everything, है ना. सो नाउ वी विल सी दिस पैराग्राफ फ्रॉम व्हेन अ बॉल स्टार्ट. यहाँ से पैराग्राफ से आज हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है. हमारा टॉपिक क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है. ठीक है. सो व्हाट इज रिटन हियर, सी व्हेन अ बॉल इज केप्ट ऑन अ टेबल. जब एक बॉल जो है, एक सपोज दिस इज़ द वन काइंड ऑफ टेबल. ठीक है, ये टेबल के ऊपर एक बॉल रख दिया हमने, तो क्या कहा गया है, व्हेन अ बॉल इज केप्ट ऑन अ टेबल एंड पुश अ लिटिल इट मूव्स अहेड एंड गेट स्लो एंड स्टॉप. मीन्स अगर ये बॉल अगर एक टेबल पे रखा गया और अगर इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा पुश किया, तो क्या होगा, ये बॉल सर्टन डिस्टेंस में जाके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, है ना, यहीं पे रुक जाएगा, और आगे आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. दिस इज़ द वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. एंड सेकेंड में क्या होता है, अ कार रनिंग ऑन अ प्लेन रोड ट्रैवल सम डिस्टेंस एंड स्टॉप्स आफ्टर द इंजन इज स्विच ऑफ. मतलब एक कार कुछ डिस्टेंस में जब तक चलेगी, जब तक हमने उसका इंजन बंद नहीं किया तब तक वो चलती रहेगी. ठीक है. और नेक्स्ट क्या है, दिस इज़ बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये सब चीज़ किससे हो रहा है, बिकॉज देर इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मतलब वहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स क्या होता है बेटा, तो क्या होता है, जब भी एक बॉल, जब हमें बैक साइड से हमने सपोज एक्सटर्नल फोर्स ये बॉल को अप्लाई किया, और ये जो बॉल है वो कुछ डिस्टेंस में क्या होगा, वो ट्रैवल करेगा, कुछ डिस्टेंस में इस तरह इस तरह इस तरह ऐसे मूव करेगा, और एक सर्टन पर्टिकुलर डिस्टेंस में वो क्या होगा, रुक जाएगा. क्यों, बिकॉज देर इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स. ओके. फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरली एक्टिंग ऑन अ रफ सरफेस ओनली. कहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जनरली रफ सरफेस में. रफ सरफेस आपने देखा होगा, ऐसे 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 ऐसे, मीन्स ये प्लेन सरफेस होता है, और रफ सरफेस यानी जस्ट लाइक थोड़ा बहुत खद्दर टाइप में होता है ना, दैट वी कॉल्ड एज अ रफ सरफेस. ओके. सो हैव यू अंडरस्टूड फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे डेवलप होता है, जहाँ पे रफ सरफेस हो. ओके. इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आई विल टेल यू द सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सम लेक्चर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. एक बॉल का एग्जांपल लिया था, जिसमें कि बॉल्स को हमने अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉल्स क्या होता है, कुछ डिस्टेंस में ट्रैवल करके वहाँ पे रुक जाता है. क्यों रुकता है, क्योंकि वो बॉल और वो ग्राउंड लेवल के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल. क्योंकि ये जो, जैसे कि ये टेबल और ये बॉल के बीच में क्या होता है, जो फोर्स डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल फोर्स, इसीलिए वो रुक जाता है. हैव यू अंडरस्टूड. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. मैंने बताया था बॉल और जो ग्राउंड सरफेस है, मीन्स ग्राउंड सरफेस अब क्या है, यहाँ पे टेबल है. टेबल और बॉल के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है, वो उस बीच में जो फोर्स लगता है वो स्टॉप होने की, दैट वी कॉल्ड एज ए फ्रिक्शनल फोर्स. ओके. बिकॉज जो ग्राउंड सरफेस है, मीन्स टेबल का जो सरफेस है वो कैसा है, रफ है, तो इसके कारण वो फ्रिक्शन उसमें डेवलप हो जाता है, इसलिए वो पर्टिकुलर डिस्टेंस में बॉल ट्रैवल होके क्या होता है, स्टॉप हो जाता है. हैव यू अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट लेट अस सी, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, अगर उस जैसे एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स यानी क्या होता है, जस्ट आप एक आइस क्यूब ले लो. ठीक है. आइस पता है आपको, बर्फ़ के टुकड़े में अगर मैंने किसी को अगर स्टैंड कर दिया, तो ऑफकोर्स वो जो बॉडी है वो स्टैंड हो पाएगी क्या, वो ऑब्जेक्ट अब रह पाएगी कि वो पोजीशन में, नहीं, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, वो हलेगी, एक जगह से दूसरी जगह की वो हलेगी, फिसलती रहेगी, है ना. तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे डेवलप होती है, जहाँ पे रफ सरफेस होता है. बट यहाँ पे स्मूथ सरफेस के कारण फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप नहीं हो पा रही, तो वो बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या होगी, वो क्या होगी, ऑफकोर्स गिर जाएगी. हैव यू अंडरस्टूड बेटा. दिस इज द वन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स इज़ वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ. यस, ऑफकोर्स फ्रिक्शनल फोर्स हर जगह यूज़ होता है. अगर फ्रिक्शनली फोर्स अगर हमारी बॉडी पे नहीं रहेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं रहेगा, तो सब ऑब्जेक्ट्स क्या करेगी, मूव करना चालू कर देगी, वो अपनी पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं रह पाते हैं.
वाइल वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड बिहाइंड विथ अवर फीट, है ना। जैसे जैसे हम सामने की ओर जाते हैं हमारी जो ग्राउंड सरफेस है वो पीछे की ओर जाती है, मतलब रफ मतलब क्या होता है, घिसट के पीछे की ओर बढ़ते रहती है। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन वी विल स्लिप एंड वी विल नॉट एबल टू वॉक। ये मैंने पहले एग्जांपल बता दिया था बर्फ का, कि अगर वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, अगर प्लेन पोजीशन में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स हम क्या हो जाएंगे, हम गिर जाते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट इन मोशन हैव ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन देम, मतलब हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स होती है, तभी वो ऑब्जेक्ट स्टेबल मीन्स अपने पर्टिकुलर पोजीशन में गिर नहीं पाता है। विच इज़ एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट होती है। यू मस्ट हैव सीन दैट वन टेंड्स टू स्लिप ओवर बनाना पील ऑन द स्ट्रीट, है ना। जैसे चलते हुए अगर बनाना पील मतलब अगर आपने केले का छिलका अगर रास्ते पे गिरा दिया तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में अगर हम चलते चलते अगर हमने ध्यान नहीं दिया वहाँ केले का छिलका है तो हम क्या होते, स्लिप हो जाके हम वो गिर जाते। क्यों होते गिर जाते, क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे बॉडी में हमारी मतलब जो फीट है रहती है, मतलब हमारे जो पैर और जो ग्राउंड लेवल में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता है, तो उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए हम वो गिर जाते हैं। सिमिलरली वन कैन स्लिप ड्यू टू मड में, कीचड़ में भी हम लोग स्लिप हो जाते हैं। ज़्यादा बरसात होने के कारण जो भी ज़मीन है वहाँ पे कीचड़ टाइप में, मड टाइप में कुछ डेवलप हो जाता है, उसके कारण हम लोग वो जब हमारा पैर उस कीचड़ के ऊपर रखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम लोग गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, स्लिप होके गिर जाते हैं, वो भी क्योंकि वहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। वो दिस एग्जाम्पल अकॉर्ड ड्यू टू रिड्यूस फ्रिक्शन का फोर्स जो है कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़रूरी है हमारी बॉडी को रेजिस्ट करने के लिए। हैव यू अंडरस्टूड बेटा? ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आई विल टेल यू द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट। ऑलरेडी अप टू द लेक्चर 6 आई टोल्ड यू फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या, सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। इन दिस नाउ सी वन एक्सपेरिमेंट इज गिवन टू यू, लेट अस गो थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट क्या दिया है, एक आपको प्लास्टिक ट्रे दिया है, एक प्लास्टिक इस तरह का एक ट्रे है, इस प्लास्टिक ट्रे में हमने 2 बॉटल्स रख दिए, जिसका जो लीड है, ये जो लीड है ढक्कन जो है, 2 प्लास्टिक बॉटल्स का लीड जो है वो कवर्ड है, कवर्ड यानी बंद है, और इसके ऊपर हमने इस तरह के 2 मैग्नेट्स रख दिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपको पता है मैग्नेट्स कहते हो, मैग्नेट्स में एक साइड में नॉर्थ होता है, एक साइड में साउथ पोल होता है, ठीक है। इसी टाइप में एक नॉर्थ यहाँ पे और एक साउथ है, यहाँ पे एक नॉर्थ रख दिया, यहाँ पे साउथ रख दिया। सो व्हाट हैपन इफ़ यू सी इस ट्रे में जो हमने इस ट्रे में जो 2 बॉटल्स रख के फ्लोटिंग में रख दिया और उसके ऊपर मैग्नेट्स रखे हैं, तो क्या होगा, अगर इसमें 2 केसेस होते हैं, 2 केसेस अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल को अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया तो क्या होगा, इस बॉटल के साथ ऑफ कोर्स देर विल बी द अट्रैक्शन में ये दोनों एक में के पास आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मैंने सेम मैग्नेट को अगर एक बॉटल को टर्न कर दिया, मतलब यहाँ पे मैंने सेम यहाँ पे साउथ पोल है तो यहाँ पे भी साउथ कर दिया, यहाँ पे नॉर्थ पोल कर दिया, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स जो बॉटल है वो एक में से दूर भागने की कोशिश करेगी, मीन्स ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। सो दिस एक्सपेरिमेंट में ये यहीं पे लिखा हुआ है कि अगर दोनों बॉटल्स के ऊपर अगर मैग्नेट रखा गया जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा, मीन्स एक नॉर्थ और एक साउथ में रहा, सो देयर विल बी द अट्रैक्शन रहेगा। अगर दोनों मैग्नेट सेम डायरेक्शन में रहे, मीन्स साउथ में रहे, तो देयर विल बी द रिपल्शन। ओके, रिपल्शन होगा। साथ ही हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, क्योंकि अगर जैसे मैंने तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स इस बॉटल पे अप्लाई किया कि नहीं, जस्ट मैंने मैग्नेट को चेंज कर दिया तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है, उसमें कुछ फोर्स डेवलप हो रही है ना। तो वो जो फोर्स अपने आप डेवलप हो रही है, अपने आप डेवलप जो फोर्स हो रही है उसको कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हैव यू अंडरस्टूड? सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट डू मीन बाय बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट फॉर अवर लेक्चर 8। इन लेक्चर 8 में मैं आप बताऊंगी व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। एज सुन एज यू मीन्स हर्ड द वर्ड बैलेंस, आपको तो पता ही होगा बैलेंस क्या होता है। सपोज आई एम गिविंग बिफोर स्टार्टिंग दिस वन पैराग्राफ आई एम गोइंग टू गिव सम एग्जांपल ऑफ बैलेंस। बैलेंस मीन्स आपको पता है जैसे कि आप लोग मार्केट जाते हो, ठीक है, मार्केट में जाते होंगे तो आपने इस टाइप का तराजू तो देखा ही होगा, है ना। इस टाइप का तराजू होता है। अगर क्या होता है, अगर इस टाइप में हम इस मीन्स अगर एक साइड में हमने वेट रखा
रखा, मतलब इस टाइप में कुछ वेट रखा और इस टाइप में सपोज वेजिटेबल्स कोई भी टाइप में रखा, सो क्या होता है अगर इक्वल में होता है, सपोज 1 kg का वेट यहाँ पे रखा और 1 kg का कुछ सामान यहाँ इस वेट में इस मीन्स तराजू में रखा, तो क्या होगा, अब इसमें देखिए दोनों इक्वल आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स। अगर मैंने इसमें 1 किलो का रखा और इसमें अगर सपोज आधा हाफ kg का कुछ सामान रखा दूसरे तराजू के इसमें, तो क्या होगा, इसका बैलेंस जो है ना वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। उस बैलेंस में क्या हो जाएगी, इरेगुलरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इरेगुलरिटी आ जाएगी। इरेगुलरिटी मतलब एक में कम होगा एक में ज़्यादा होगा, तो इस इरेगुलरिटी फोर्स को क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल बेटा? सो नाउ वी विल गो टू व्हाट वाज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक। सी इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जिस तरह की एक यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक बेंच के ऊपर एक क्या रखा हुआ है, एक पत्थर रखा हुआ है, मीन्स एक वेट रखा हुआ है, ठीक है। इस टाइप का एक वेट रखा हुआ है। उस वेट से क्या हो रहा है कि ये जो दो ये रखे तराजू रखे, तो एक में दोनों टाइप में वेट डाला हुआ है। अगर मैंने क्या किया, इस वेट में अगर यहाँ पे भी 1 kg, यहाँ पर 1 kg, मतलब यहाँ पे एक क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, और इस दोनों साइड में अगर वेट सेम होता है, इसमें अगर 1 kg का, यहाँ पे भी 1 kg का, तो इस वक्त क्या हो रहा है, दोनों बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस दूसरे तराजू में अगर मैंने फिर से एक वेट डाल दिया, सपोज मैंने 4 वेट डाल दिया, तो ऑफकोर्स क्या होगा, इस मतलब आपका जो राइट हैंड साइड का वेट होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा। मतलब ये वेट, ये जो पत्थर है, ये स्टोन जो यहाँ पे जो फोर्स ये फोर्स इस तराजू में ज़्यादा होने के कारण ये क्या होगा, ये जो स्टोन है वो इस तरफ मूव करेगा, मतलब वो नीचे की गिरने की कोशिश करेगा। ये जो है ना, ये जो पत्थर दिया है, स्टोन रखा हुआ है यहाँ पे, वो बॉक्स जो रखा हुआ है या मे बी स्टोन रखा हुआ, वो क्या होगा, वो अनबैलेंस होगा, वो नीचे की इस साइड में गिरने मूव होने की कोशिश करेगा। ओके, दिस वी कॉल्ड एज अ अनबैलेंस फोर्स। ओके, और सो मेनी एग्जांपल्स आर गिवन टू यू इन दिस, we can go through in next lecture. Thank you. Welcome back students. Again we will see few examples of balance and unbalanced force में कुछ examples दिया है, जैसे कि children play tug of war, pull the rope in their respective direction. tug of war बताया आपको कि यहाँ पे अगर बच्चे, यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हो, यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हो, तो हम लोग ने एक रस्सी दे दिया उनको। आपको पता है tug of war pulling, जैसे कि एक रस्सी एक में से खींचना है ना। यहाँ पे अगर मैंने 5 बच्चों को खड़ा कर दिया, यहाँ सपोज 3 बच्चों को यहाँ पे 5 बच्चे को खड़ा कर दिया लाइक दिस वे, तो सो क्या होगा, यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में बच्चे ज़्यादा है ना, तो इसमें इस वक्त क्या होगा, ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से एक बच्चे को रिमूव कर दिया, एक बच्चे यहाँ पे मीन्स 3 इक्वल साइज़ के वेट के बच्चे, अगर मैंने मतलब वेट जिनका तीनों का वेट सेम हो, अगर मैंने दोनों तरफ लगाया, जो जिसका मास जो है दोनों साइड के मास इक्वल रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस फोर्स है ना। और इसी में अगर एक फैट बच्चे को जोड़ मतलब मैंने ऐड कर दिया, तो क्या होगा, इस वक्त क्या होगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा। मतलब ये जो रोप होगी, रस्सी होगी, वो इस तरफ झुकने की कोशिश करेगी क्योंकि यहाँ पे वेट ज़्यादा है, तो ये होगा अनबैलेंस फोर्स। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? सो ये सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको। जस्ट लाइक मैं और एक एग्जांपल दूंगी। आपको पता है जब आप गार्डन में खेलने जाते हो तो आपने देखा होगा, एक प्लैंक देखा होगा, जैसा सीसॉ देखा होगा, तो सीसॉ में एक बीच में एक प्लैंक होता है ना, और यहाँ पे ऐसा एक मतलब टेबल होता है ना। तो उसमें क्या, अगर एक बच्चे को मैंने यहाँ बिठा दिया जिसका वेट सेम है दूसरे बच्चे की जैसे सेम वेट रहेगा, तो ये क्या होगा, बैलेंस होगा। ये प्लैंक जो है ना, वेट दोनों को बैलेंस करके रहेगा, तो ये बैलेंस फोर्स होगा। अगर मैंने यहाँ पे एक बहुत मोटे बच्चे को बैठा दिया और यहाँ पे एक मीन्स स्लिम बच्चे को बिठा दिया, तो क्या होगा, ऑफकोर्स ये जो वेट ये जो प्लैंक के ऊपर जो वुडन है जिसके ऊपर बच्चे बैठे हैं, वो ऐसे झुक जाएगा एक साइड में, तो इस वक्त क्या होगा, ये अनबैलेंस फोर्स होगा। Have you understood example of balance and unbalanced force? So okay, now we will see the next page number 16. यहाँ पे कुछ conditions दिए, I will tell you in next lecture video. Thank you. स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर ऑलरेडी आई डिस्कस अबाउट द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में। यहाँ पे कुछ 3 टाइप्स के टर्म्स कंडीशन दिए, सो वी विल गो थ्रू। तो पहला क्या है, पहला टर्म्स कंडीशन क्या है, अगर इफ सेवरल फोर्स आर अप्लाइड तो ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स इक्वल टू देयर एडिशन एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट, राइट। मतलब क्या होता है, अगर ये यहाँ पे एक बॉक्स है, तो यहाँ पे एक बॉक्स में मैंने सपोज ईयर 1 पर्सन इज स्टैंडिंग, अगर ये पर्सन ने इस बॉक्स पे फोर्स लगाया, ठीक है,
तो नेक्स्ट पर्सन जो खड़ा रहेगा, सपोज ये भी पर्सन इसी बॉक्स के ऊपर अगर कुछ फोर्स लगा रहा है, सपोज थर्ड पर्सन भी इसी बॉक्स के ऊपर फोर्स कर रहा है, तो क्या होगा, ये बॉक्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये तीनों को क्या होगा, प्लस कर देगा, एडिशन कर देगा। तो यही कह रहा है, इफ़ सेवरल फोर्स आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन में ही इसको फोर्स को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जो फोर्स होगा, ये तीनों का जो फोर्स इस बॉक्स के ऊपर जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, वो ये तीनों का क्या करेगा, ऐड करते हुए ये फोर्स अप्लाई करेगा इस बॉक्स पे। हैव यू अंडरस्टूड? और सेकंड पॉइंट में क्या, इफ टू फोर्स आर अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, अ फोर्स इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस ऑफ कोर्स, अगर मैंने सपोज एक ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैंने फोर्स लगा, एक ऊपर की एक नीचे की हो, तो इन दोनों का क्या होगा, ऑफकोर्स डिफरेंस हो जाएगा, मतलब दोनों फोर्स जो है डिफरेंस में हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या है कि फोर्स इज एक्सप्रेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑफ कोर्स फोर्स जो है, मैंने पहले भी स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हमें पता है क्योंकि क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड यानी जितना फोर्स लगाए, कितना फोर्स लगाए, हम लोग क्या पता, हमको पता है कि फोर्स इस एक्सप्रेस है न्यूटन, है ना, एन न्यूटन लगाते हैं हम लोग यूनिट में, तो मतलब कितना न्यूटन हमने फोर्स लगाया, तो कुछ वैल्यू होगा ना, तो वैल्यू सपोज 10 ले लिया, अगर 15 ले लिया, तो कितना वैल्यू लगाया, तो ये जो वैल्यू होता है इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन यानी कौन से डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, सामने की ओर लगाया, पीछे की ओर लगाया, बैक्स लगाया, फ्रंट लगाया। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसमें डायरेक्शन भी होता है। हैव यू अंडरस्टूड? इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल गो थ्रू अवर इनर्शिया टॉपिक। थैंक you. My dear students, now we will discuss the topic inertia in lecture 9. So I am taking one best example of this glass. I am taking one coin, above the means below the coin I am keeping one postcard, and now what I will do with this coin, see what I did. See what happened here. So what happened, if I applied an external force on this cardboard, what happened to with this coin, the coin does not change its position। मतलब अब जो coin है अपनी पोजीशन को संभाल के रखी है ना, और ये जो कार्डबोर्ड है अपनी पोजीशन को संभाल के नहीं रखो, इट मूव इन सर्टन डायरेक्शन, ठीक है, तो इसी को कहते हैं इनर्शिया। हैव यू अंडरस्टूड द एग्जांपल बेटा? व्हाट इज हियर, सेम हियर एक्टिविटी इज रिटन, टेक अ पोस्ट कार्ड एंड कीप इट ऑन ए ग्लास, कीप एट अ 5 रुपीज़ कॉइन। जस्ट लाइक मैंने एक ग्लास लिया था, एक कार्डबोर्ड, मैंने एक पोस्ट कार्ड लिया था, उसके ऊपर ये जो कॉइन है वो कॉइन मैंने रखा था, और आपको मैंने देखा, अभी जस्ट मैंने दिखाया था कि मैंने इसको इस तरह थ्रो किया था, तो वो कहाँ गया था, वो जो कॉइन है वो अंदर चला गया था, है ना। लाइक दिस एग्जाम्पल आई शो टू यू। वेलकम बैक स्टूडेंट फॉर अवर लेक्चर 9. In this lecture I am taking the topic inertia. Okay, inertia means क्या होता है, I am going to explain by using some examples, ठीक है। just like I am taking this one glass, and on that glass I am keeping one postcard, and above on postcard I am keeping, suppose कोई भी coin ले लो, और suppose if I am applying some external force, so what happened with this coin, you see, if I am applying some force like this way, so what happened to with this coin fell down, okay, inside the glass। मतलब क्या होता है, डायरेक्शन किसने चेंज की, यस ऑफ कोर्स दिस कार्ड ने अपनी डायरेक्शन पोजीशन चेंज कर दी, डायरेक्शन भी चेंज कर दी, पोजीशन ने चेंज कर दी, बट कॉइन जो था अपनी पोजीशन को संभाल के रखा, है ना। दिस इज वन बेस्ट एग्जांपल फॉर इनर्शिया। हियर ऑलरेडी रिटन, टेक अ पोस्ट कार्ड एंड कीप इट ऑन अ ग्लास, कीप एट ए 5 रुपीज़ कॉइन ऑन इट्स, नाउ स्किलफुली पुश द कार्ड, मतलब धीरे से उस कार्ड को पुश करो, द कॉइन स्ट्रेट अवे वॉज, द कॉइन जो है वो सीधे के सीधे डायरेक्टली क्या किया, ग्लास के नीचे अंदर गिर चुकी थी, है ना, वो होता है इनर्शिया। तो इनर्शिया के एग्जांपल्स भी यहाँ पे, तो अगर आपको किसी ने डेफिनेशन पूछा व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, तो आप बोल सकते हो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता है, ठीक है, अगर चेंज नहीं करता है इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया, ठीक है। दैट इज़ वाई एन ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी स्टेट रिमेन इन द सेम स्टेट। अगर देखो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट देखो, ये जैसे कि मार्कर है, डस्टर है, इसको जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करूँगी तब तक वो मूव करेगी कि नहीं, मतलब वो अपनी पोजीशन को संभाल के रखती है, इसको कहते हैं इनर्शिया। और सेकेंडली क्या दिया है,
in the same state, and an object in motion remain in the state of motion in the absence of external force. अगर जब तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में मीन्स चलते हुए, जब तक हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया उसको मतलब रुकाने के लिए, तब तक वो अपनी पोजीशन पे चलते रहेगी. तो एनर्शिया मतलब क्या होता है, वो अपनी पोजीशन संभाल के रखती है. किसी को कोई भी जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसको नहीं रुकाएगा तब तक वो कोई चीज़ नहीं कर पाती है. तो जैसे टाइप्स ऑफ एनर्शिया लिखा हुआ है यहाँ पे. टाइप्स ऑफ एनर्शिया में क्या है, एनर्जी ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन में, मोशन पोजीशन में, डायरेक्शन में. रेस्ट पोजीशन मीन्स क्या होता है, और मोशन में, और डायरेक्शन एनर्शिया. दिस थिंग आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो. थैंक यू. Welcome back student. Now in this lecture I'm going to explain the how many types of inertia. Types of inertia. तो types of inertia क्या है, एक रेस्ट पोजीशन में, एक मोशन पोजीशन में, और एक डायरेक्शन में. रेस्ट पोजीशन में क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट बी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, वो अपनी खुद की पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तक उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट पोजीशन. मोशन में रहा तो एक सपोज एक डॉग चलता रहा, सपोज एक्सटर्नल फोर्स हमने उसको डॉग को सपोज मारा, तो क्या होगा, वो डॉग क्या आएगा, वो अपने वो मोशन में रहेगा, वो चलते रहेगा. ठीक है, तो वो सामने सामने चलते रहेगा. किसी ने उसको पीटा पीछे से तो वो और आगे आगे बढ़ेगा. ठीक है, डर से वो अपनी पोजीशन रेस्ट में लाएगा कि नहीं लाएगा. तो ये मोशन है. और ये डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया यानी क्या होता है कि कोई भी मोशन बॉडी एकदम पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब सीधे सीधे ही जाए, वो टेढ़े या मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, सीधे से स्ट्रेटली डायरेक्शन में चलते रहे, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया. हैव यू अंडरस्टूड? थैंक यू. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक.